मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 10 के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में खनिज संसाधनों का अध्ययन किया, जो कक्षा 10 का 10वां लेसन था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल पाठ का 11वां लेसन, जो है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग। देखो कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। विनिर्माण उद्योग होता है जो हमें प्राथमिक उत्पाद जो है, प्राथमिक उत्पादों में आपके कृषि उत्पाद भी है और खनन से प्राप्त उत्पाद भी है। कृषि और खनन से प्राप्त उत्पाद जो हमारे पास है, इन उत्पादों का हम रूप परिवर्तन करते हैं और इन्हें हम मूल्यवान या बहुमूल्य या उपयोग योग्य बनाते हैं। उपयोग योग्य बनाते हैं। तो प्राथमिक उत्पादों को मूल्यवान, बहुमूल्य या उपयोग योग्य बनाने का जो नजरिया है, वो तरीका है, वो तरीका ही क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग। क्या कहलाता है? विनिर्माण। यानी प्राथमिक उत्पादों को मूल्यवान उत्पाद या उपयोग योग्य उत्पादों में कन्वर्ट करना ही कहलाता है विनिर्माण उद्योग। और ये विनिर्माण उद्योग है वो द्वितीय क्रियाकलाप या द्वितीय क्रियाकलाप या जो सेकेंडरी जो क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं, उसमें आता है। विनिर्माण कौन से में आएगा? द्वितीयक में। कृषि खनन कौन से में आएगा? प्राथमिक में। हम आर्थिक क्रियाएं पढ़ते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो हमारी आजीविका के लिए या आजीविका प्राप्ति के लिए की जाती है, वो कौन सी होती है? द्वितीय क्रियाएं। अब वो द्वितीय क्रियाएं आर्थिक क्रिया होती है। प्राथमिक क्रियाओं में आपके कृषि खनन आता है और द्वितीय क्रियाओं में आपके विनिर्माण सेक्टर आता है। क्लियर? अब विनिर्माण जो है उसमें क्या होता है? विनिर्माण में जितने भी वस्तुएं हैं, छोटी से छोटी वस्तु यानी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनों का निर्माण। ये तो मैंने बात की किसकी? लोहे की। बाकी XYZ जो भी उत्पाद है, छोटे से छोटे उत्पाद से लेकर और बड़े से बड़े उत्पाद जो निर्मित होते हैं, वो उद्योग कहलाते हैं विनिर्माण उद्योग। इसको हम, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन समझने की दृष्टि से देखें तो आकार के आधार पे हम बोल सकते हैं कि कुटीर उद्योग का नाम थोड़ा है, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर, लघु और बृहद उद्योग, तीन उद्योग हैं। ये सारे क्या है विनिर्माण में? मैं समझा इसलिए रहा हूं कि छोटे से छोटा उद्योग, गांव में टोकरी बनाने का उद्योग, गांव के अंदर झाड़ू बनाने का उद्योग, या गांव में छोटे छोटे जो खिलौने बनाने का उद्योग, ये हस्त निर्मित है। इसमें मशीन का कोई सिस्टम नहीं है, घरेलू तकनीक है, घर के सदस्य काम करते हैं। इसके अलावा छोटे जो उद्योग है, जो बड़े उद्योग जिनमें काफी ज्यादा श्रमिक लगते हैं, लघु है जो घर से बाहर होता है लेकिन श्रमिक कम होते हैं, और इसमें विकास का नजरिया देखें तो सारे वेतनिक होते हैं। इसमें घर के सदस्य तो वेतन की कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ बड़े मात्रा में उद्योगों का क्या होता है? प्रसार होता है। पर्टिकुलर कच्चा माल का स्रोत होता है और बड़ी मात्रा में कच्चे माल के स्रोत के साथ साथ शक्ति के साधन, परिवहन, बाजार, पूंजी, इसकी आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब विनिर्माण उद्योग की बात करूं मैं तो छोटे से उद्योग से लेकर बड़े उद्योग की सभी क्रियाओं को हम कौन से उद्योग में रखते हैं? विनिर्माण उद्योग में या विनिर्माण क्रियाओं में रखते हैं। अब हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भारत देश है उसमें हम विनिर्माण की बात करें या आपके उद्योगों की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कुटीर और लघु उद्योगों का बहुत ज्यादा रुचि था। भारत एक आत्मनिर्भर देश था, सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो देश, वह विश्व में आभूषण, शिल्प आदि जो अपने
वस्तुएं थी उनको यूरोप और विश्व के अन्य देशों में भेजता था। 18वीं शताब्दी से पहले की बात करें तो भारत उद्योगों के विकास में अपना स्थान रखता था, लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक काल आरंभ हुआ, जैसे ही अंग्रेजों का भारत में आना हुआ, वैसे ही भारत के जो उद्योग थे उनमें मान लो कि उनकी गति है वो एक तरह से रुक गई। कारण क्या था कि जितने भी कच्चे माल के स्रोत थे उनको अंग्रेजों द्वारा बाहर ले जाया गया अपने क्षेत्रों में, वहीं से तैयार किया गया और विनिर्मित पदार्थों को यहाँ लाया गया। लेकिन कुछ ऐसी बंदिशें, कुछ ऐसी समस्याएं अंग्रेजों के सामने थी जिसके कारण भारत में भी उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ा। कुछ ऐसी बंदिशें, कुछ ऐसी समस्याएं थी। उनमें पहली समस्या देखो, अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत में उद्योगों का विकास हो। वो देखते थे भारत में उद्योगों का विकास हो गया तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, और भारत अगर आत्मनिर्भर हो गया तो हमें कोई नहीं पूछेगा। तो भारत की यही नीति थी कि किसी प्रकार से भारत का जो भाग है वो औद्योगिक विकास के लिए नहीं आना चाहिए। फिर भी कुछ ऐसे उद्योग जिनके कारण या जिनसे उत्पादित वस्तुओं से बाजार या नगरीय क्षेत्रों की पूर्ति नहीं हो रही थी, बाजार की पूर्ति, जो मांग की पूर्ति नहीं हो रही थी, इस कारण से उन उद्योगों को भारत में स्थापित किया गया। जैसे आपके सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है। मतलब जो आपके ब्रिटिश औद्योगिक क्षेत्र थे वो उनके बाजारों की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे वस्तुओं की मांग में, तो वो उद्योग कहाँ स्थापित किए गए, यहाँ पे स्थापित किए गए। ऐसे ही कुछ उद्योग ऐसे थे जिनके कच्चे माल को ले जाना और वहां पे उनका निर्माण करना आवश्यकता से ज्यादा खर्चे वाला था। इस कारण से उन उद्योगों को भी कहाँ स्थापित किया गया, यहीं पे स्थापित किया गया। जैसे आपके चीनी उद्योग है, लोहे इस्पात उद्योग है जो भारी धात्विक है। तो ऐसे भारत वाले उद्योग या ऐसे आपके उद्योग जो लागत की दृष्टि से, परिवहन लागत की दृष्टि से वो थे महत्वपूर्ण नहीं थे, और उनको ले जाकर के वहां निर्माण करना बहुत खर्चीला था। इस कारण से उन उद्योगों को भी कहाँ स्थापित किया गया, भारत में। तो ये दो समस्याएं थी जिसके कारण भारत में औद्योगिक क्रियाओं का विकास अंग्रेजों को ही करना पड़ा। किसको करना पड़ा, अंग्रेजों को ही करना पड़ा। अब भारत में औद्योगिक रूपरेखाओं में देखें तो कौन कौन से उद्योग थे जिनका आरंभ भारत में हुआ। कौन उद्योग हम पढ़ेंगे सारे हमारे कोर्स में, जो भी है, लोहा इस्पात है, सीमेंट है, चीनी उद्योग है, हम पढ़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास की रूपरेखा क्या थी। सबसे पहले देखें लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग जो है उसका आरंभ हम देखें तो 1779 में आपके तमिलनाडु के अर्काड जिले में, कौन सा जिला, अर्काड जिला, उसमें हुआ, लेकिन ये असफल रहा। उसके बाद हम बात करें 1872 में आपके जो कुल्टी है, बरनपुर है, उसमें लोहे इस्पात का कारखाना लगा, जो प्रारंभिक शुरुआत थी भारत के अंदर। उसके बाद हम बात करें लोहे इस्पात के बाद हम बात करें एल्यूमिनियम की। देखो एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है, आयातित एल्यूमिनियम के माध्यम से भारत में उद्योगों की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 1837 में भारत की बात बोल रहा हूँ, भारत के खुद के एल्यूमिनियम की, कि जो 1837 में जेके नगर वेस्ट बंगाल में सबसे पहला एल्यूमिनियम कारखाना लगा। जेके नगर वेस्ट बंगाल में सबसे पहला एल्यूमिनियम कारखाना लगा। इसके बाद हम बात करें सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग की मैं बात करूं तो 1904 में 1904 में
आपके तमिलनाडु में जो सीपियां आती है, सीपियां, उन सीपियों के माध्यम से सीमेंट के लिए कच्चे माल के रूप में हम देखें तो जिप्सम होता है, कोयला होता है और आपके चूना पत्थर होता है, लेकिन यहाँ जो सीपियां है उनके माध्यम से सीमेंट का कारखाना लगाया गया, लेकिन क्या रहा, असफल रहा। इसके बाद जो प्रयास किया गया 1914 में आपके पोरबंदर में, कहा किया गया पोरबंदर में, पोरबंदर में जो प्रयास किया गया, पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में, ये सफलतम प्रयास था। इसके साथ ही राजस्थान के लाखेरी में क्लिक निशन कंपनी द्वारा सीमेंट का सबसे पहला कारखाना राजस्थान में लगाया गया। फिर आगे हम बात करें नेक्स्ट की, तो आपके रासायनिक उर्वरक का कारखाना, रासायनिक उर्वरक उद्योग का कारखाना 1906 में रानीपेट जो आपका तमिलनाडु में है वहां लगाया गया। रानीपेट कहाँ है, तमिलनाडु में। इसके बाद 1906 के बाद आपके औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले एक औद्योगिक नीति आई 1923 में। देखो औद्योगिक नीति है, उसका उद्देश्य क्या है, औद्योगिक नीति का उद्देश्य होता है उद्योगों के विकास, उद्योगों में जो कमी है उसको दूर करना और औद्योगिक विकास को चरम तक ले जाना। ठीक है, तो यहाँ 1923 में कौन सी नीति आई, औद्योगिक नीति। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आने वाली या भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व की औद्योगिक नीति अगर आपको पूछता है तो कौन सा आता है, 1923। कौन सा, 1923। 1923 के बाद में उद्योगों की बात मैं करूं तो 1941 में जहाज रानी उद्योग, जहाज रानी उद्योग यानी जहाज बनाने वाला उद्योग ये स्थापित किया गया। कहां पर, विशाखापट्टनम में। कहाँ स्थापित किया गया, विशाखापट्टनम में। अब इसके बाद हम देखें कागज उद्योग की बात करें तो कागज उद्योग है, उसका सबसे पहला कारखाना आपका श्रीरामपुर में लगा। श्रीरामपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, लेकिन असफल रहा। उसके बाद 1872 में इसका कारखाना लगा साहब, कहाँ पे, लखनऊ में लगा। और इसके बाद 1881 में, लखनऊ कहाँ है, यूपी में है। इसके बाद 1881 में इसका कारखाना लगा, वो लगा टीटागढ़, और टीटागढ़ कहाँ है, पश्चिमी बंगाल। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, जो कागज का कारखाना। वैसे कागज में 1810 और 1867 में मद्रास में और आपके हुगली क्षेत्र में भी कारखाने लगे, लेकिन वो कैसे रहे, असफल रहे। अब कागज उद्योग के बाद मैं बात करूं सूती वस्त्र उद्योग की, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग भारत का माने तो परंपरागत उद्योग है। कैसा है, परंपरागत उद्योग है। और सूती वस्त्र उद्योग है, यह आरंभ, जो इसका आरंभ है वो आपके 1818 से हो गया था पोर्ट ग्लास्टर, पश्चिमी बंगाल, लेकिन यह आरंभ था, असफल रहा। और भारत में 1854 में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कावसजी डाबर, याद करना, कावसजी डाबर द्वारा कहाँ लगाया गया, मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ लगाया गया, मुंबई महाराष्ट्र में। कौन सा, सूती वस्त्र की पहली मिल कब लगी, 1854 में। कहाँ लगी, कावसजी डाबर के द्वारा। कहाँ पर, आपके मुंबई महाराष्ट्र में। अब हम बात करें कि राजस्थान में कहाँ लगी, तो राजस्थान में 1889 में सेठ दामोदर दास
और सेठ दामोदर दास के द्वारा कहाँ पे लगाई गई? ब्यावर में। कहाँ पे लगाई गई? ब्यावर में। ब्यावर का है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ठीक है। अब हम इसी के दौरान आगे देखें तो ऊनी वस्त्र की बात करें। ऊनी वस्त्र की जो पहली मिल है वो लाल इमली के नाम से, कौन से? लाल इमली के नाम से आपके 1876 में, लाल इमली के नाम से 1876 में कहाँ लगाई गई? यूपी में कानपुर में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? यूपी के कानपुर में लगाई गई। कौन सी? ऊनी वस्त्र की मिल। तो इस प्रकार से भारत में औद्योगिक विकास के आरंभिक रूप को मैंने बताया। इसके साथ ही हम आगे बात करें कि भारत में अभी तक भी औद्योगिक विकास एक चरम पे नहीं था, लेकिन औद्योगिक विकास को चरम पे कब लाया गया? 1947 के बाद। कब लाया गया? 1947 के बाद। 1947 के बाद भारत आजाद हो गया। उसके बाद औद्योगिक विकास के लिए भारतीय सरकार ने प्रयास किए और उसके दौरान 6 अप्रैल 1948 को भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति आई। आपको मैंने भी बताया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व औद्योगिक नीति कब आई? 1923 में। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहली औद्योगिक नीति कब आई? 6 अप्रैल 1948 में। और इसके साथ ही आपके उद्योगों का विकास होने लगा। इसी श्रृंखला में जो आगे परिवर्तन आया वो था 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। और योजना आयोग के गठन होने के साथ ही 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1956 तक पहली योजना, 56 से 61 तक दूसरी योजना, यानी कहने का मतलब पंचवर्षीय योजनाओं का क्या हुआ? शुभारंभ। क्या हुआ? पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ हुआ। और पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्रथम योजना थी उसका उद्देश्य तो था कृषि का विकास करना, लेकिन दूसरी जो योजना आई उसके अंतर्गत उद्योगों के विकास की बात की गई और बहुत सारे उद्योग हैं उनका निर्माण किया गया। इसी के साथ आप देखें 30 अप्रैल 1956 को देश की दूसरी औद्योगिक नीति आई। क्या आई? देश की दूसरी औद्योगिक नीति आई। तो ये विकासात्मक चरण थे जिसके माध्यम से आपके उद्योगों का क्या हुआ? विकास हुआ। फिर 76, 78 और आपके 1991, ये 1991 की औद्योगिक नीति है। इसने देश के औद्योगिक विकास में एक नई लहर उत्पन्न कर दी। तो हमने विद्यार्थियों अभी जो पढ़ा देश के अंदर औद्योगिक क्रियाओं की शुरुआत, और अब हम पढ़ेंगे भारत में कौन कौन से उद्योग हैं जो मुख्य रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। अब देखते हैं पहला उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग से हम देखें तो सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ से उठता है कि लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग का मतलब होता है ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लोहा इस्पात उद्योग है, उसके माध्यम से जो हमें लोहा इस्पात मिलता है, जो स्टील मिलता है, विश्व में जितनी भी मशीनें लगभग हैं वो सारी मशीनें किसकी है? लोहा इस्पात की, यानी स्टील की है। लोहा इस्पात जो है उनके लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग। तथा उद्योगों के विकास का आधार स्तंभ भी किसे बोलते हैं? लोहा इस्पात उद्योग को। उद्योगों के विकास का आधार स्तंभ या उद्योगों की धुरी है वो भी कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग है।
लौह इस्पात उद्योग के अगर कुछ उदाहरण देखें तो भारत में अगरिया नाम की जनजाति है, वो पहले से ही आपके लोहे इस्पात की वस्तुएं बनाया करती थी और उत्कृष्ट लोहा इस्पात वो बनाती थी। लोहा इस्पात में क्या होता है कि जो लोहा है उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है, अभी बताएंगे कि उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है तो इसकी क्या है, जंग नहीं लगती है, जंग रोधी हो जाता है, क्या होता है, जंग रोधी। तो इसके अलावा उदाहरणों में देखें तो आपके कुतुब मीनार के पास जो लोहे स्तंभ है अशोक सम्राट का, उसको भी देखिए तो ये किसके माध्यम से, ये लोहे इस्पात का बना हुआ है, जो कई वर्षों तक अपने भौतिक जो प्रभाव है वो झेलता है, लेकिन उसके अभी भी क्या है, जंग नहीं लगी हुई है। तो इसी प्रकार हम देखें कि जो लोहे इस्पात है उसको बनाने के लिए, लोहे इस्पात को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस आवश्यक है। तो सबसे पहले जो लोहा है, लोहा अयस्क हमें आवश्यक है। लोहा अयस्क है उसको हम झोंका भट्टियों के माध्यम से, झोंका भट्टियों के माध्यम से कार्बन कोक, चूना पत्थर की सहायता से पिघलाते हैं और जो पिघला हुआ लोहा है, पिघला हुआ लोहा है उससे हम शुद्ध लोहे को प्राप्त करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पिग आयरन या कच्चा लोहा। कच्चा लोहा, ये कच्चा लोहा जब ठंडा होता है उसके बाद उस लोहे में जब गर्म करके वो क्या मिलाते हैं, मैग्नीज। जैसे ही मैग्नीज से मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, लोहा इस्पात। क्या बन जाता है, लोहा इस्पात। तो ये है लोहा इस्पात निर्माण की प्रक्रिया है। तो विद्यार्थियों, लोहे इस्पात निर्माण की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। पहले लोहे को पिघलाया जाता है, लोहा अयस्क को, फिर शुद्ध किया जाता है, शुद्ध जो कच्चा लोहा मिला उसमें मैग्नीज मिलाते हैं और क्या प्राप्त करते हैं, लोहा इस्पात। अब लोहा इस्पात जो है उसके कारखाने भारत में कहाँ कहाँ पर है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अभी हमने जब आरंभिक जो विकास पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि 1872 में सबसे पहले कुल्टी में एक कारखाना लगा। सबसे पहले कहा लगा, कुल्टी में एक कारखाना लगा, लेकिन जो वास्तविक शुरुआत है इसकी हुई थी 1907 में। 1907 में कहाँ पर हुई थी, साक्ची, वर्तमान नाम क्या है, जमशेदपुर। कहाँ पर है, झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में। किसके द्वारा क्या की गई थी, जमशेद जी टाटा। किस नाम से की गई थी, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स। निजी क्षेत्र का यह उपक्रम है, निजी क्षेत्र का यह उपक्रम है। इसके बाद जो आपके 1919 में बरनपुर संयंत्र, 1936 में हीरापुर और जो कुल्टी है इनके माध्यम से एक संगठन बना जिसका नाम था इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील वर्क्स। 1953 में इस इंडियन आयरन वर्क्स में किसको मिला दिया, बरनपुर को। तो बरनपुर, हीरापुर, कुल्टी, इन तीनों के माध्यम से क्या बना, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको क्या बना, इसको। अभी इसको था, भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने 1976 में जब मंदी का दौर चला तो इस इसको को अपने अधीन कर लिया। किसको, अपने अधीन। और कौन सी संस्था में मिला लिया,
भारत सरकार की जो संयुक्त संस्था है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। जो भारत में जितने भी लौह इस्पात संयंत्र है उसके क्षेत्रों को ये देखता है और लगभग जितने भी लौह इस्पात के संयंत्र भारत में है वो किसके अधीन आते हैं? सेल के अधीन आते हैं। तो 73 में स्थापना हुई और 76 में मंदी के दौर में इसने क्या कर लिया? इसको अपने अधीन कर लिया। इसके बाद हम देखें तो 1923 में आपके विश्वेश्वरैया संयंत्र कहाँ लगाया गया? भद्रावती कर्नाटक में। कहाँ लगाया गया? भद्रावती कर्नाटक में। आगे हम देखें कि इन संयंत्रों के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुछ संयंत्र लगे जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये प्रश्न यहाँ से आ जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपके जो संयंत्र लगे, एक तो था दुर्गापुर, कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल। यहाँ से सहयोग पूछ लेता है प्रश्न में कि दुर्गापुर किसके सहयोग से लगा? तो आपके सहयोग लगा किसमें? ब्रिटेन। किसके सहयोग से लगाया गया? ब्रिटेन। और दूसरा है आपके राउरकेला, उड़ीसा। सहयोग है जर्मनी। किसका है? जर्मनी का। जो तीसरा संयंत्र लगा वो था छत्तीसगढ़ का भिलाई। भिलाई कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। किसके सहयोग से लगा? रूस के सहयोग से। 3 संयंत्र तो आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और आपके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आपके जो संयंत्र लगे उसमें बोकारो का है झारखंड में। किसके सहयोग से लगा? रूस के सहयोग से लगा। ये सहयोग देख लो, 4 का सहयोग, 4 संयंत्रों में सहयोग है, याद कर लेना। दुर्गापुर है ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी, भिलाई रूस और बोकारो रूस। रूस के 2 है, बोकारो और भिलाई। इसके अलावा जो संयंत्र बने विजाग, विशाखापट्टनम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। आपके जो चतुर्थ सलेम तमिलनाडु, विजयनगर आपके कर्नाटक। ये प्रमुख संयंत्र आपके लगाए गए। 1970 जो हमने पढ़ा था 24 जनवरी 1973 में आपके जो सेल लगा, सेल की स्थापना हुई। इस सेल के अंतर्गत ये सारे संयंत्र आते हैं। ये सारे संयंत्र किसमें आते हैं? सेल के अधीन आते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के उत्पादन की। तो भारत विश्व में चीन और जापान के बाद तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। स्पंजी लोहे में भारत का पहला स्थान है और भंडारण में जो आपके लोहे इस्पात है उसकी कच्चे माल के स्रोत में भी भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो आपके उत्पादन में तीसरा और इसके भंडारण में तीसरा और इसके स्पंजी लोहे में पहला स्थान रखता है। अभी हमने जो क्षेत्र पढ़े थे उनको देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कच्चे माल के स्रोत उनको मिलते हैं सारणी के माध्यम से। टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी जो सबसे पहले लगी जमशेदपुर आपके झारखंड में। नवामंडी और गुरु महिसाणी से क्या मिलता है? इसे लोहा। कोयला मिलता है जरिया झारखंड और बोकारो झारखंड से। क्योंझर और जोंडा की खाने हैं वहाँ से इसको मैंगनीज मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी और खारकोई नदी है
जो दामोदर नदी की सहायक नदियों में आती है, उससे इसको क्या मिलता है, जल मिलता है। इसको जो संयंत्र है इंडियन आयरन स्टील कंपनी, 3 संयंत्र है कुल्टी, हीरापुर, बरनपुर, पश्चिम बंगाल। इसको सिंहभूम जिले झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा, कोलन और क्योंझर से क्या मिलता है, लोहा। रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, रामनगर जो है झारखंड है, इससे क्या मिलता है इसको, कोयला। मैग्नीज की बात करें तो उड़ीसा और झारखंड से क्या प्राप्त करते हैं, मैग्नीज। दामोदर और उसकी सहायक नदियां से क्या देती है, जल देती है। स्थानीय क्षेत्र है इसके कोलकाता पास में है, तो ये कोलकाता इसका बाजार क्षेत्र है दोनों में। विश्वेश्वरैया जो है स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई तो ये है मैसूर आयरन वर्क्स के नाम से लगी थी विश्वेश्वरैया, और बाद में क्या बन गया 23 में इसका नाम विश्वेश्वरैया हो गया। विश्वेश्वरैया इंडियन स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक में है। केमानगुड़ी की पहाड़ियों से क्या मिलता है इसको, लोहा। एक बात विशेष ध्यान देना कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कोयले का अभाव है। क्या है, कोयले का अभाव। तो यहाँ पे जो है कोयला जो है वो स्थानीय लकड़ी के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोहा इस्पात उद्योग या जो भी उद्योग है वो कोयले की सहायता से नहीं, बाकी अन्य यानी विद्युत ऊर्जा के माध्यम से लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है। जहाँ विद्युत उत्पादन का क्या है, प्रयोग करने, विद्युत उत्पादन यानी विद्युत शक्ति के माध्यम से यह लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना करने लग गए। यहाँ पे लकड़ी के कोयले का, इसके अलावा बिजली के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज स्थानीय क्षेत्रों से मिलता है और भद्रावती नदी है उससे क्या मिलेगा, जल। राउरकेला उड़ीसा, जो आपके राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से लगा था। कहाँ पे, उड़ीसा में। सुंदरगढ़ और क्योंझर दो इसके लोह इस्पात संयंत्र है। झरिया झारखंड, तलचर उड़ीसा, ये यहाँ क्या देते हैं, कोयला। बोलानी और बसापानी दो क्षेत्र हैं, वहाँ से क्या मिलता है इसे, मैग्नीज। ब्रह्माणी नदी है, इससे क्या मिलता है, जल। ब्राह्मणी ब्रह्माणी जो भी दोनों एक ही नाम है। भिलाई है छत्तीसगढ़ में, और जो भिलाई है वो रूस के सहयोग से लगा। दिल्ली राजहरा की पहाड़ियाँ, कोरबा कोयला क्षेत्र है। भंडारा और बालाघाट, भंडारा कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में, और बालाघाट कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में। ये दोनों मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र हैं। स्थानीय क्षेत्रों से क्या मिलता है इसको, जल। दुर्गापुर जो है आपकी पश्चिम बंगाल में। नवा मंडी, दुर्गापुर पता है ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। नवा मंडी झारखंड से क्या मिलता है इसको, लोहा। झरिया से क्या मिलता है, कोयला। क्योंझर उड़ीसा से क्या मिलता है, मैग्नीज। और दामोदर नदी से क्या मिलता है इसको, जल। बोकारो संयंत्र है, बोकारो जो रूस के सहयोग से लगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। क्योंझर उड़ीसा, झरिया झारखंड, क्योंझर उड़ीसा और दामोदर और इसकी सहायक नदी बोकारो, इससे क्या मिलता है, इसे जल मिलता है। इसके अलावा जो लास्ट रहा वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो बेलाडीला की जो खाने हैं छत्तीसगढ़ से, वहाँ से ये क्या लेता है, लोहा लेता है, और उसके लोहा के माध्यम से क्या करता है, लोहा इस्पात की निर्माण या लोहा इस्पात उद्योग की रचना करता है। कौन, विशाखापट्टनम। विजाग जो है विशाखापट्टनम के अंदर। तो विद्यार्थियों, हमने भारत की प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्रों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।